कई शहरों के अंदर धमाके सुनाई दिए हैं और ईरान के कई शहरों के ऊपर इसराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई। तो चुनाव के बीच में भारत में जहाँ एक तरफ तो पहले चरण का मतदान हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ धमाकों की आवाज ईरान के अंदर सुनाई दी है। ईरान के खिलाफ इसराइल की एयर स्ट्राइक हुई है और ईरान के 7 शहरों पर इसराइल ने हमले का दावा किया। कई उड़ानें डाइवर्ट की गई हैं, साथ ही पश्चिमी ईरान की ओर फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया है। साथ ही तेहरान, इस्फहान, सिराज में उड़ानें निलंबित कर दी गई हैं और ईरान ने अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसे एक्टिवेट कर दिया है। ईरान के इस्फहान शहर में कई धमाके सुनाई दिए हैं। बताया जा रहा है ये जो धमाके हैं ये ईरान के इस्फहान शहर के आसमान के अंदर एयर डिफेंस सिस्टम की स्ट्राइक के कारण, जो कि कई टारगेट्स न्यूट्रलाइज किए गए हैं, उसके कारण सुनाई दिए हैं। तो ईरान के हमले का जवाब इसराइल की तरफ से दिया गया है। कुछ दिनों पहले ईरान ने इसराइल के कई शहरों के ऊपर हमलों का दावा किया था। करीब 300 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन्स लॉन्च किए गए थे, जिसे मार गिराने का दावा इसराइल की तरफ से किया गया था। और आइए आगे बढ़ते हुए अब तक के 5 बड़े अपडेट्स आपको हम बता देते हैं। ईरान के खिलाफ इसराइल ने ही अटैक स्ट्राइक की है। ईरान ने इसके पहले, जैसा कि बड़े बता रहे थे, कि हमला किया था, उसके बाद ये जवाबी कार्रवाई की गई है। 5 बड़े अपडेट्स हैं, वो जान लीजिए। इसराइल का ईरान पर हमला, ये बड़ी जानकारी खबर सामने आई है कि इसराइल ने एयर स्ट्राइक की है अब ईरान पर। ईरान के कई शहरों पर यहाँ पर अटैक किए गए हैं। इस्फहान शहर पर हमला हुआ है। 7 ऐसे शहर हैं ईरान के जहाँ पर इसराइल ने की है स्ट्राइक। तेहरान, इस्फहान जाने वाली जो फ्लाइट्स हैं उनको डाइवर्ट कर दिया गया है और साथ ही इसराइल के एक्शन का बड़ा जवाब होगा, ये ईरान ने अब कहा है। और इसके पहले भी ईरान कह चुका था कि इसराइल अगर कोई जवाबी कार्रवाई करता है, जवाबी कार्रवाई के रूप में कोई हमला होता है अगर इसराइल की तरफ से, तो ईरान फिर चुप नहीं बैठेगा। इसके पहले ईरान की तरफ से 300 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन अटैक किए गए थे। हालांकि इसराइल ने यह कहा था कि जो उनका एयरडोम सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, उसने तमाम इन मिसाइल्स को निष्क्रिय कर दिया था और बहुत कम नुकसान हुआ था, नुकसान ना के बराबर हुआ था, इसराइल की तरफ से कहा गया था। और इसराइल की तरफ से ये भी कहा गया था कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल जी, आप देखिए 3 तस्वीरें आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं किस तरीके से अब तक ये संकट जो है वो लगातार गहराता हुआ नजर आ रहा है। पहले दमस्कस के अंदर, सीरिया के दमस्कस शहर के अंदर इजराइल की तरफ से वार किया गया और ईरान का जो कॉन्सुलेट था वो नष्ट हुआ, जिसके अंदर ईरान के कई सैन्य अधिकारियों की मौत हुई। उसके बाद ईरान ने कहा कि वो बदला लेगा, उसने कार्रवाई की। इजराइल के कई शहरों के ऊपर उसकी तरफ से ड्रोन और मिसाइल अटैक लॉन्च किया गया और उसके बाद अब इजराइल ने उसका जवाब दिया है। ईरान के 7 शहरों के ऊपर धमाकों के साथ इस समय की बड़ी खबर बता दें, इस हमले के बाद ईरान की पहली प्रतिक्रिया सामने आ गई है। तो ईरान की स्टेट मीडिया के मुताबिक कल रात में इजराइल की तरफ से जो वार किया गया उसमें एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। हालांकि मिसाइल अटैक की खबरों से ईरान ने इनकार किया है। तो ईरान की तरफ से सिर्फ इतना कहा गया है कि इस्फहान शहर में कई आवाजें सुनाई दी, कई धमाके सुनाई दिए, लेकिन साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है, जो स्टेट मीडिया है ईरान का, वो ये दावा कर रहा है कि इस्फहान शहर के अंदर जो धमाके सुनाई दिए हैं उन धमाकों की वजह ये थी कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने कई टारगेट्स को न्यूट्रलाइज किया है, उन्हें मार गिराया है और इसी के कारण लोगों ने वो धमाके सुने हैं। तो 7 से ज्यादा शहरों के अंदर धमाकों की आवाज सुनी गई है। साथ ही कई जगह से धुएं का उठता हुआ इस तरीके का गुबार भी नजर आ रहा है। तो ईरान और इसराइल के बीच बढ़ता हुआ तनाव, जंग का नया आगाज है, लगातार एक दूसरे पर बात किए जा रहे हैं। हालांकि दुनिया इस मामले को लेकर सांसद संकट में लिहाज से कि अगर ईरान और इसराइल के बीच में जंग की आग बढ़ती है, फैलती है, तो इससे दुनिया के लिए संकट और गहराएगा। साथ ही भारत के लिए भी चिंताएं इस लिहाज से बढ़ती हैं क्योंकि इसराइल और ईरान दोनों के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं और दोनों ही देशों के अंदर भारतीयों की बड़ी आबादी भी रहती है। बिल्कुल, तो ये प्रणय लगातार हमें जानकारी बता रही है और अब हम आपको तस्वीरों के साथ बता देते हैं अब तक के अपडेट्स आपने जाने। लेकिन इस्फहान शहर पर आखिर हमला क्यों हुआ है ये भी आप जान लीजिए। ईरान का रणनीतिक तौर पर अहम शहर है ये इस्फहान, जिस पर इसराइल की तरफ से अटैक किया गया है। ईरान के सैन्य अनुसंधान भी यहाँ पर मौजूद है। ऐसे में इस्फहान शहर पर अगर इसराइल अटैक कर रहा है तो ऐसे में जो तमाम यहाँ पर अनुसंधान है उनको नुकसान पहुंचाना कहीं ना कहीं ईरान की तरफ से ये स्ट्रैटेजी है। ईरानी सेना का बड़ा मिलिट्री बेस भी इस्फहान शहर के अंदर ही है। ईरान की न्यूक्लियर साइट के पास ये शहर बना हुआ है। इस्फहान समेत तकरीबन 8 ऐसे शहर है जहां पर इजराइल की तरफ से अटैक किया गया है। ईरान की न्यूक्लियर साइट के पास ये शहर बना हुआ है। ऐसे में इस्फहान शहर जो कि ईरान में है, इजराइल इस पर अटैक अगर कर रहा है तो उसके लिए तमाम मायने निकाले जा रहे हैं और यही वजह रही कि इस्फहान को भी टारगेट किया गया है इजराइल की तरफ से। लेकिन अब ईरान ने कह दिया है कि हम भी चुप नहीं बैठेंगे। ये जो प्रतिक्रिया सामने आई है ईरान की तरफ से, दुनिया को जिस बात का डर था वो डर और बढ़ता जा रहा है। प्रणय, संकट बढ़ता जा रहा है। संकट यहाँ पर गहराता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन
ये स्ट्राइक्स वाकई में किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए की गई थी या केवल ऑप्टिक्स के लिए की गई थी? मेरे साथ सिद्धांत सिंह जुड़े हैं, सिद्धांत का विरोध कर लेते हैं। सिद्धांत, अगर बात की जाए इन स्ट्राइक्स की तो एक तरीके से देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर ऑप्टिक्स ज्यादा हावी है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ज्यादा हावी है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये संकट बढ़ता है, गहरा रहा है, और अगर गहराता है तो भारत के लिए कितने चैलेंजेस? देखिए, फोकस तो होगा डीएस्केलेशन पे ही। मैं आपको दो चीजें बताना चाहूंगा जो अभी तक सुबह से देखने को दिख रही हैं। पहला कि अभी तक ईरानियन साइड से जो बातचीत आई है, कॉन्फर्मेशन आई है, उनने काफी डाउन प्ले करा है इस पूरे इंसिडेंट को। उनने कहा है कि ये ड्रोन अटैक्स थे और उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने इसको डील कर लिया। दूसरा, जो भी इंफॉर्मेशन सुबह से आई है इजरायली स्ट्राइक्स की, वो सारी यूएस मीडिया लीक से आई है। अभी तक इजराइल की साइड से चुप्पी है, बिल्कुल कोई भी एक तरह से स्टेटमेंट जारी नहीं करी गई है इजराइल की तरफ से। दूसरा, जैसे आपने पूछा, भारत के बड़े स्टेक्स हैं इस पूरे रीजन में। एनर्जी की बात कर लीजिए या आप डायस्पोरा की बात कर लीजिए, एक बड़ा तबका भारत की ग्लोबल डायस्पोरा का यहाँ पर इस समय एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इजरायली हमले की खबर के बीच में ईरान के कई शहरों के अंदर फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया। और देखिए, आपको बता दें कौन कौन से लोग शहर हैं जहाँ से फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया है। इस्फहान क्यों ईरान के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने आपको समझाया, लेकिन इस्फहान शहर के ऊपर से भी फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया है। देखिए, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये फ्लाइट रडार की तस्वीर है, और जिसके अंदर आप फ्लाइट्स का जो रूट है वो देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर फ्लाइट्स एक बड़ा रीजन है जिसको इस समय अवॉइड किया गया है। इस्फहान, शिराज और पश्चिमी ईरान के अंदर फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया है। वहीं तेहरान के खमेनी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से भी सभी उड़ानें इस समय रद्द कर दी गई। ईरान की राजधानी है तेहरान, और कई फ्लाइट्स को यहाँ से डाइवर्ट किया गया है, आवाजाही रोकी गई। और अब हम आपको ये लगातार ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं, क्योंकि ये फ्लाइट रडार है और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो भी लाइव मूवमेंट फ्लाइट्स का होता है वो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। जैसा कि प्रणय भी बता रहे थे कि जो इस्फहान शहर है उसके ऊपर से भी उन फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया जा रहा है, यानी कि उस एरिया को ही, उस रीजन को ही अवॉइड करने की कोशिश हो रही है। यानी कि जो खतरा है वो बढ़ा हुआ है। ऐसे में ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिस जगह पर संकट ज्यादा है या फिर जिस जगह पर रिस्क ज्यादा है उन हवाई क्षेत्रों को अभी अवॉइड किया जा रहा है। और यही वजह है कि फ्लाइट रडार का ये पूरा सिस्टम, पूरा मैप आप देख रहे हैं, लाइव यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। अगर आप समझा रहे हैं, देखिए इसके अंदर दो कॉरिडोर नजर आ रहे हैं, इसके अंदर दो गलियारे नजर आ रहे हैं जो कॉन्फ्लिक्ट के गलियारे कहे जा सकते हैं। इन दोनों ही इलाकों के अंदर इस समय फ्लाइट्स नहीं जा रही, चाहे आप इराक के ऊपर, सीरिया के ऊपर का रास्ता देखें। इसके अलावा ईरान, तेहरान, शिराज, इस्फहान, ये तमाम शहर आपने बताए, वहां की फ्लाइट्स इस समय नहीं उड़ती हुई नजर आ रही है। तो लेकिन इस तरीके से जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ट्रैफिक है वो अवॉइड कर रहा है कॉन्फ्लिक्ट जोन्स को। और देखिए, अंतर्राष्ट्रीय खबरों के इस अपडेट के साथ ही भारत के अंदर हो रहे चुनाव का अपडेट भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ओवर टू यू शोभना, जरा चुनावी माहौल की खबरें भी बताइए। बिल्कुल प्रणय, एक तरफ इजराइल और ईरान जो है वो आमने सामने है और यहाँ राजनीतिक दल आमने सामने है। जनता अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल कर रही है। इनके साथ जो कि 102 सीटों पर इस समय मतदान चल रहा है, और हम अपने रिपोर्टर्स के जरिए बताना चाहते हैं न्यूज के दर्शकों को कि लंबी लंबी कतारें इस समय जो पोलिंग बूथ है उनके वहां देखने को मिल रही है। जिन जिन स्टेट्स में चुनाव हो रहा है वहां पर बढ़ चढ़ कर जो वोटर है वो हिस्सा ले रहे हैं, और न्यूज भी लगातार यही अपील कर रहा है कि आप इस लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव का हिस्सा बनिए, अपने मत का इस्तेमाल कीजिए अगर आपके इलाके में मतदान हो रहा है। और इस समय बिहार का जो अपडेट हमें मिल रहा था वोटर्स टर्नअप को लेकर, वो 9% के करीब, हालांकि इसको कम बताया जा रहा है। जो जानकार मेरे साथ स्टूडियो में बैठे हुए हैं, और मैं आनंद विजय पर आपका फिर से रुख करना चाहूंगी। मैंने अभी कहा कि दो इस समय बड़े डेवलपमेंट है दुनिया में, एक तो ईरान और इजराइल आमने सामने है, लेकिन यहाँ पर राजनीतिक दल आमने सामने है। अगर इस बार की चुनावी लड़ाई का आकलन में पॉइंट फॉर्म में आपसे चाहूँ तो क्या आप मुझे 3 पॉइंट गिना सकते हैं? इस बार 2024 की लड़ाई 2019 की लड़ाई से कितनी अलग है, कितनी डिफरेंट है? देखिए, 2019 और 2024 की लड़ाई में एक बहुत बड़ा फर्क जो मैं देखता हूँ कि इस बार विपक्ष के नेता जो हैं वो इंटरनेट मीडिया पर, यानी सोशल मीडिया पर लड़ाई ज्यादा लड़ रहे हैं, मैदान में कम उतरे। अगर आप एक तेजस्वी जी को छोड़ दें तो अगर आनंद जी मैं समझ आती हूँ, रोकना पड़ेगा। नितिन गडकरी नागपुर से उम्मीदवार, वो कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। नागपुर में मैं बहुत अच्छे मार्जिन से जीतूंगा, ऐसा 100% नहीं, 101% मुझे विश्वास है। और हमारे देश में मोदी जी के नेतृत्व में
हम 400 पार होंगे, ये भी पूरा नितिन जी इस बार लगता है कि जो लास्ट टाइम जो वोटिंग परसेंटेज था वो बढ़ेगा। इस बार मुझे लग रहा है कि पिछले बार 54% था, इस बार 65% के ऊपर जाएगा। हमने 75% का टारगेट रख के पूरी कोशिश की। 5 लाख की जीत है निश्चित रूप से जीतोगे। सर हम आगे और बढ़ सकते हैं। केंद्रीय मंत्री उनको आप सुन रहे थे और वोटिंग टर्नअप को लेकर वो बात कर रहे हैं कि इस बार 65% रहना चाहिए। आनंद जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। और अगर वोटर टर्नअप कम रहता है तो क्या इशारा समझा जाए, और वोटर टर्नअप ज्यादा रहता है तो इसको कैसे व्याख्या किसकी होनी चाहिए? देखिए मैं यही कह रहा था कि उत्तर भारत के जो विपक्षी दल के नेता हैं वो ज्यादा अभी ग्राउंड पर नहीं उतरे, मतलब दिख नहीं रहे। तेजस्वी यादव को बिहार में अगर छोड़ दें तो बहुत बड़ी रैली या INDIA गठबंधन के नेताओं की संयुक्त रैली या संयुक्त घोषणा पत्र या संयुक्त प्रयास इस तरह का भी नहीं दिख रहा है। तो इस महीने में अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि 19 में जिस प्रकार से कांग्रेस बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही थी, इस बार कांग्रेस में भी थोड़ा मुझे वो एक ढिलाई सी नजर आती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात जो 19 और 24 के चुनाव में सबसे बड़ा अंतर मुझे नजर आता है वो अंतर ये है कि इस बार जो डीप फेक का खतरा है वो बहुत ज्यादा है। नेताओं को लेकर जिस प्रकार के भाषण उनके वीडियो चलते हैं वो एक खतरा है, उससे मतदाताओं को अवेयर रहना चाहिए। और तीसरी बात जो आपने पूछी कि मतदान का प्रतिशत ज्यादा होता है और कम होता है तो उसके क्या मायने हैं, तो मुझे लगता है इसके दोनों तरीके के मायने। आज आप शाम को जब डिबेट में रहेंगे और राजनीतिक दलों के लोगों से आप पूछेंगे तो कोई कहेगा कि एंटी इनकम्बेंसी के पक्ष में, कोई कहेगा कम्बेंसी के पक्ष में। सुलेमान मोहम्मद कांग्रेस के नेता मेरे साथ मौजूद है। सुलेमान जी मैं आऊंगी, मुकेश आपके पास आऊंगी, बहुत देर हो गई है। 102 सीट 21 राज्य, क्या आकलन है आपका? हालांकि उसमें तमिलनाडु है और DMK के बाद कांग्रेस अपनी सीट पर दबा रहे हैं। जब भी चुनाव होता है DMK की अगर आप बात करें तो इंडिया अलायंस में बहुत से दल हैं, वो सब साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। NDA में भी दल है BJP के साथ, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। कौन किस स्टेट में मजबूत है उस हिसाब से अलायंस किया जाता है। जहाँ तक आज 102 सीटों का चुनाव जहाँ हो रहा है उसका सवाल है, देखिए जब चुनाव होता है तो 5 साल का आकलन होता है कि सरकार ने कैसा काम किया। भाजपा को नरेंद्र मोदी जी की सरकार को जनता ने 10 साल आज उसके हिसाब कर दिए। जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है अगले फेजेस में भी उसका हिसाब होगा। नौजवान युवा पूछ रहा है कि उसको नौकरी मिली, वो अपनी नौकरी मांग रहा है। किसान अपनी आमदनी के बारे में सवाल कर रहा है। मोदी जी ने कहा था आय वृद्धि करूंगा, नौजवानों से कहा था 20 करोड़ नौकरी दूंगा 10 साल। महिलाओं की सुरक्षा का क्या हाल? कहते थे कि मैं भ्रष्टाचार नहीं करता हूँ, मनमोहन सिंह पे तर्ज करते थे कि बरसाती पहन के नहाना कोई उनसे सीख। आज तो मोदी जी बिना बरसाती के भ्रष्टाचार में नहा। तो एक लूट की और झूठ की सरकार का हिसाब कर देते हैं। जहां तक आनंद जी अभी कह रहे थे कि विपक्षी नेताओं में या कांग्रेस पार्टी में उतना उत्साह नहीं है या चुनाव कैंपेन नहीं किया, मुझे लगता है आपने पिछले कई सालों की राजनीति को ऑब्जर्व नहीं करा। राहुल गांधी, तेजस्वी जी ने काम किया वो अलग बात है और अच्छा काम किया, लेकिन राहुल गांधी जी ने पिछले 10 साल में वाहिद विपक्ष का नेता है जो लगातार 2014 में जब ये किसानों से जमीन छीनना चाहते थे या तो लैंड एक्विजिशन मिल रहे थे, उस दिन से राहुल गांधी ने कहा था कि ये सूट-बूट की सरकार है। ये बातें नवंबर और शायद आप भूल गए कि 3500 किलोमीटर की पिछले साल पैदल यात्रा पूरे देश में गई और उसके बाद भी अभी 14 जनवरी से लेकर 15 मेहनत कर रहे हैं जमीन पर और कांग्रेस के पार्टी में एक नई जान काम किया। लेकिन मैं अभी उत्तराखंड का चुनाव कवर करने गई थी, आप यकीन मानिए अगर मैं कोटद्वार की बात करूं तो एक झंडा मुझे कांग्रेस का नहीं दिखा था। और ये मैंने बीजेपी के उम्मीदवार अनिल बलूनी से सवाल भी पूछा था और ये सवाल ये था कि क्या कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया है जमीन पे, जैसा कि अभी अनंत विजय कह रहे हैं। और ये ऐसा नहीं कि हम पत्रकार जो है आप भले ही गोदी मीडिया या कुछ भी हमें नाम दे दीजिए, लेकिन ये बात सच है कि जो जमीन पर हम देखते हैं वो हम रिपोर्ट करते हैं। असम में 9 बजे तक 11% मतदान हुआ है, ये इस तरह की बड़ी खबर। राजस्थान में 9 बजे तक 11% मतदान हुआ है। मुकेश मैं आपका रुख करना चाहूंगी। और अच्छा एक बात, मैंने रिपोर्टर्स के लिए मुझे कहा था, मैं रिपोर्ट अंकुर त्यागी और विशाल पांडे मेरे साथ बने हुए हैं। विशाल जरा जमीन पर बताइए कितनी लंबी कतारें इस समय पोलिंग बूथ पर दिखाई दे रही है? सामने आज
की बात करें जहां पर मैं मौजूद हूं पश्चिमी यूपी के, यहां पर 11.31% मतदान हुआ है सुबह 9 बजे तक, और अभी तक यूपी की 8 सीटों में से सबसे ज्यादा मतदान नगीना में हुआ है, लगभग 14% मतदान हुआ है। एक बार मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं, क्योंकि धीरे धीरे कर लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से मतदान केंद्र पर लोग पहुंच रहे हैं और अपने जो मताधिकार है उसका प्रयोग कर रहे हैं, और धीरे धीरे घरों से निकल रहे हैं। कोई बड़ी लाइन यहाँ पर मतदाताओं की फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि सुबह से कुछ संख्या में लोग इस बूथ पर आ रहे हैं जहां पर मैं मौजूद हूँ, और खासतौर पर देखना यही होगा कि जो मतदान प्रतिशत है, हालांकि सुबह 9 बजे तक के जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक मतदान प्रतिशत को औसत माना जा सकता है कि जिस तरह से हमने तमाम जो चुनाव कवर किए हैं उसमें 10%, 11% तक की सुबह 9 बजे तक के आंकड़े आते हैं। विशाल बता रहे हैं कि लंबी कतारें देखने को मिल रही है लगातार। हम भी जो वीआईपी कैंडिडेट है, जो मंत्री है, नेता है, जो इस समय आज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, उनकी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। लेकिन आप जल्दी से पोलिंग बूथ में बताइए किस तरीके का वोटर टर्नआउट, किस तरीके का उत्साह आप जमीन पर देख रहे हैं। जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ कि आपके नितिन गडकरी इस वक्त आए हुए हैं, बिल्कुल परिवार के साथ कुछ देर पहले यहाँ पर उन्हें और इस वक्त पोलिंग तस्वीर कर रहे हैं। हम इसके साथ तस्वीर देखी थी मोहन थाल पर आरएसएस प्रमुख सुबह 7 बजे से पहले वो बूथ में जाते हैं और वहाँ पर जाकर अपनी वोटिंग करते हैं और अपने आप एक मैसेजिंग होती है। इस उम्र में भी अगर आप इतने बड़े पद पर होने के बावजूद कि आप सीधे साधे आदमी के तौर पर निकल कर आते हैं। देखिए तस्वीर में थोड़ा हलचल बढ़ रही है, शायद नितिन गडकरी अपने पूरे परिवार के साथ वोटिंग करके बाहर आते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे आपको थोड़ी देर के बाद। मैं अपने मोहन भागवत की बात कर रहा था, सुबह 7 बजे उन्होंने वोटिंग करी है, 6:45 बजे के करीब वो अपने बूथ पर पहुंच गए थे। मैसेज होता है उन बूथ के लिए खासतौर पे जो कि देखिए इस वक्त नितिन गडकरी उनकी पत्नी के साथ वोटिंग कर बाहर आ गए हैं, साथ में उनके बेटे हैं, बहू हैं और पूरा परिवार। आपको तस्वीरें ताकि ये दिखाने के लिए जरूरी है कि जो लोग अभी भी अपने घर पर बैठे हुए हैं कृपया करके बाहर आइए, इस वक्त अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए, आगे बढ़िए। आप जो कहें कि क्या प्रमुख बदलाव दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि पहली बात है भारत के इतिहास में जब कांग्रेस इतनी कम सीटों पर लड़ रही, कुल 330 सीटों पर ही लड़ रही है, लगभग 98-99% सीट पे लड़ती रही थी, सिर्फ 330 जो कि पिछली बार से भी 80-90 सीटें कम हैं जिन पर वो लड़ रही है। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात देखें, अगर आप पिछले 3 चुनाव में देखें, जहां जहां भाजपा और कांग्रेस के बीच आपसी सीधी लड़ाई होती थी, पहले और दूसरे नंबर पर है, वहां पे भाजपा 2009 में सिर्फ 46% सीटों पे जीतती थी। वो होते होते पिछली बार उनका 90+ विनिंग परसेंटेज हो चुका है। इस बैकग्राउंड में ये लड़ाई लड़ी जा रही है। फिर अगर दूसरा प्रमुख देखें इस चुनाव में जो बदलाव है, प्रधानमंत्री मोदी जी फिर इस बार प्रमुख चेहरा है, उनके नाम पे ही उनके पक्ष या विपक्ष में लड़ाई हो रही है। लेकिन एक बदलाव ये है कि जो 14 का चुनाव था और 19 का चुनाव, 14 में उन्होंने उम्मीदें दी। बिल्कुल ठीक है, शहजाद पूरे वाले का मैं रुक कर लेती हूँ। शहजाद, हाँ उसके पहले मैं एक बात बताऊं, जो मुकेश जी कह रहे हैं उसमें बड़ी दिलचस्प बात मुझे याद आ रही है कि इस बार एक चुनाव में गांधी परिवार अपने सिंबल पर वोट नहीं करने जा रहा है। जिस लोकसभा क्षेत्र के वो उम्मीदवार हैं वहाँ तो उनकी ही पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, ये इस बार हाथ का सिंबल बिल्कुल ग्रैंड ओरिएंट पार्टी। अब सुलेमान जी भी कुछ कहना चाहते हैं, उससे पहले मैं शहजाद का रुख कर लेती हूँ। शहजाद, ये एक तरफा लड़ाई थी, तमाम जो एक्सपर्ट्स यहाँ पर है, हालांकि कांग्रेस कह रही है कि नहीं साहब एक तरफा लड़ाई बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि ग्रैंड ओरिएंट पार्टी जिसको हर जगह बिग ब्रदर की भूमिका में होना चाहिए था, अगर इंडिया गठबंधन का वो हिस्सा थी, हर जगह वो दूसरे तीसरे नंबर पर दिखाई दे रही है। शहजाद, और यही फायदा है कि जो कमजोर हुई कांग्रेस है, यही बीजेपी की बढ़ती हुई ताकत का फलसफा है। सोना जी, पिछले 1 घंटे में तो आपने मुझे 1 मिनट भी कायदे से बोलने नहीं दिया है। अभी कितनी बार टोकेगी या मैं अपनी पूरी बात रख पाऊंगा बिना आपके कमेंट्री और रोक टोक के? और आपने 15 बार दूसरे लोगों पे जाने का काम किया। भाजपा को बोलने देंगे नहीं बोलने, ये पहले मुझे बता दीजिए। बोलने देना चाहते तो सुलेमान के साथ ही जाके डिबेट करिए। आपका लेक्चर नहीं चाहिए सोना जी, मुझे नहीं चाहिए। करिए बात रखिए। देखिए ऐसा है सोमनाथ जी, कान खोलकर थोड़ा सा सुन लीजिए और टोकना मत। इकोनॉमी
जो फ्रैजाइल 5 में थे आज फास्टेस्ट 5 में है। जीडीपी जो 10वें स्थान पे थी आज 30वें स्थान पर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो 2 लाख करोड़ होता था आज 11 लाख करोड़ है। एग्रीकल्चरल बजट जो 22,000 करोड़ था आज 1,25,000 करोड़ है। एफडीआई जो $45 बिलियन था $80 बिलियन से ऊपर है। पर कैपिटा इनकम जो 85,000 रुपए थे 1,50,000 रुपए है। जो पॉवर्टी रेट 22% पर थी आज 10% पर है। 25 करोड़ लोग गरीबी से निकले हैं। जिसके बाद 74 एयरपोर्ट 148 एयरपोर्ट बने हैं। हाईवे 91,000 किलोमीटर से 1,50,000 किलोमीटर बने हैं। जो फूड प्रोडक्शन 265 मेट्रिक टन था आज 323 लाख मेट्रिक टन है। आज इस प्रकार से यूनिवर्सिटी 713 थी 1,000 से ऊपर हुई है। कॉलेजेस 38,000 थी आज 45,000 हुई है। आज मेडिकल कॉलेज की सीट 700 थी आज 1,300 से ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस हुई है। ये काम हुआ है, इसीलिए लोग बार बार वोट करते हैं। ये रोजगार की बात करते हैं 2 करोड़ ईपीएफओ का डेटा देखा है 16 करोड़ जुड़े हैं उस ईपीएफओ के डेटा में जिसमें लोग भरते हैं, जिसमें लोग जाते हैं तो नौकरी में डोनेट वो करते हैं अपना कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। ये 16 करोड़ का डेटा फेक है। जब 11 किलोमीटर के हाईवे अब 37 किलोमीटर के रेट से बन रहे तो कौन बना रहा है? इसी के लोग बना रहे हैं क्या? जब 44 करोड़ मुद्रा लोन दिए गए तो मुद्रा लोन से एक निर्माण तो हुआ बोला 1 जॉब था तो कितने जॉब निर्माण हुए? और ये तो 2014 की बात थी ना। 2019 में बड़े मैंडेट से जीते। सोचना भी मेरी गलती इस डिबेट में केवल इसलिए रही कि मैंने शुरुआत में जय श्री राम बोला तो 1 घंटा अपने पूरा समय जब टीएमसी के गुंडों ने भाजपा पर हमला किया, वहां के लोगों पर हमला किया, आपने दोनों की तुलना की कि अरे ये तो 2 समाजों के बीच हो रहा है। भाई संदेश खाली में 2 समाजों के बीच में हुआ क्या? दिल्ली में हमला 2 समाजों के बीच का हमला था क्या? एनआई का हमला 2 समाजों के बीच का हमला था क्या? सोचना जी मैं मानता हूं मैंने जय श्री राम बोलकर बहुत बड़ी गलती कर हो सकता है आपको भी लगी हो बात, पर इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि आप भाजपा को और करोड़ों लोगों की आवाज को दबाए जो आपने इस पूरे डिबेट में किया। आपको आपकी डिबेट मुबारक। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। अरे शहजाद आप तो नाराज हो गए। हम और आप तो पुराने हमेशा डिबेट करते रहे, लेकिन लगता है कि शहजाद को अभी ये मालूम है कि आने वाले वक्त में मेरे साथ और भी मेहमान हैं और मैं उनके पास आ नहीं पाऊंगी, इसीलिए उन्होंने जल्दी से अपना माइक ऑफ कर दिया है। आनंद जी मैं पहले आऊंगी आपके पास, तो मोहम्मद का नजर करूंगी। ये कुछ भी अपन नहीं ज़्यादा मेहनत शारीरिक नहीं कर सकते ना। वो चेयर पे बैठ जाओ, बेड पे बैठ जाओ, कहीं भी बैठो और फिर इस बॉडी का खिंचाव बहुत उंगलियों के साथ, नसों के साथ ये बंद करके या खोल के या इसको दबा करके या इसको बिल्कुल स्ट्रेट बॉडी को बिल्कुल ये स्ट्रेट खिंचाव डाल करके ये बॉडी को फ्रेश होकर के बाथरूम में 2 डब्बे, अब गर्मी का टाइम है, नहाए, बाथरूम हो गए और फिर चेयर के ऊपर बैठकर पसीना पसीना शरीर में आ जाता है। केवल 10-15 मिनट, 15-20 मिनट, 25 मिनट अब इसको ये मूवमेंट एक नसों को जागृत करना अपनी हो तो ये जीवन भर का है। ये बैठे बैठे करो कि कोई ज़्यादा पावर नहीं लगाने की ज़रूरत है। इसके अंदर उतनी ही पावर मिलती है जितनी पावर एक नया लड़का ग्राउंड में बहाता है तो एक सीनियर सिटीजन को बैठे बैठे बच्चे को भी मिलता है, जवान को भी मिलता है, ये बुढ़ापे में भी मिलता है। ये कहीं भी खोया नहीं है, ये अपने अंदर है। अगर अपने इसको धारण कर लें तो अपना शरीर कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। करो, मेहनत करो, थोड़ी सी मेहनत, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मेहनत, उसी के अंदर सब कुछ है।